नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सामने है या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर आधारित है, उनसे जुड़े कुछ सवालों का आज डिस्कशन। इसके पहले 5 वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हो चुके हैं और आज अंतिम वीडियो पार्ट 6 लेकर के आपके सामने है। आज का सेशन पीएनएसटी और नीट स्पेशल है। कैसे सवालों को पूछा जाता है, बिना विलंब किए हम आपको सीधे सवाल की ओर ले चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए, पहला सवाल रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 6 का आपके स्क्रीन पर ये रहा। ग्लाइकोलिसिस का लक्षण है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का लक्षण है। ए ऑप्शन, क्या प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना है? क्या प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना है? कुल मिलाकर के इस सवाल में हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होता क्या है, या ग्लाइकोलिसिस का लक्षण क्या है। ए ऑप्शन दिया प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना है, बी ऑप्शन दिया ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना है, या सी ऑप्शन दिया स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं और फिर सबके सब सवाल हो जाने के बाद आपको डिस्कशन के पॉइंट पर लाएंगे और सारे डिस्कशन और डाउट आपके क्लियर करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। क्रेब्स साइकिल में सक्सीनेट स्तर, या इसके पहले क्रेब्स साइकिल से पहले एक और सवाल है, उसको कर लेते हैं। पौधों में ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतिम उत्पाद हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। पौधों में एरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड धन एनर्जी है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पानी तथा
एनर्जी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या पानी और एनर्जी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद आपको बताना है। ऑक्सीजन, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी है, पानी और एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यद्यपि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, फिर भी, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, फिर भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है। तथ्यात्मक सवाल है। श्वसन में हर आदमी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, और इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ना चाहिए। वहीं से जुड़ा हुआ यह सवाल ए ऑप्शन दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट चट्टानें बना देती है, कार्बोनेट चट्टानें बना देती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक बफर सॉल्यूशन है, एक बफर स्ट्रक्चर है, एक बफर होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत यानी फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन हो जाता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे वायुमंडल में व्यवस्थित है, यह जानकारी हम चाह रहे हैं। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। आपने एक प्रक्रिया पढ़ी होगी फर्मेंटेशन यानी किण्वन। किण्वन का अवायवीय यानी जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग ना हो यानी एनाइरोबिक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या एल्कोहल और लाइपोप्रोटीन है, एल्कोहल एंड लाइपोप्रोटीन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह ईथर और न्यूक्लिक एसिड है, ईथर और न्यूक्लिक एसिड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं क्या ये एल्कोहल
लैक्टिक एसिड वह समान यौगिक है। किण्वन का या फर्मेंटेशन का एनारोबिक प्रोडक्ट क्या है ये बताना है। एल्कोहल और लाइपोप्रोटीन है, ईथर और न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, या एल्कोहल, लैक्टिक एसिड व उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एक प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन में ही आती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, या हिंदी इसकी होती है ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में होता है। किस प्रक्रिया में होता है ये हम पूछ रहे हैं। क्या यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में होती है? फोटोसिंथेसिस में होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह रेस्पिरेशन में होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ट्रांसपिरेशन में होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन निर्माण में होती है? ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया किस में है? फोटोसिंथेसिस में है, रेस्पिरेशन में है, ट्रांसपिरेशन में है, या इसको बाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं, या प्रोटीन संश्लेषण में है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर। कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है। सही जवाब दीजिए, क्या यह डीएनए है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह आरएनए है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एनएडी है? कोशिका की सक्रियता किससे आती है? ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या होता है? यह पूछना 6वां सवाल। बच्चों सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक पथ है जिसको ईएमपी पाथवे या इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे के नाम से जानते हैं। वहीं से यह सवाल है, ईएमपी पथ यानी साइकिल के दौरान कुल एटीपी का उत्पादन होता है। कुल एटीपी का उत्पादन होता है। ईएमपी पाथ के दौरान कुल एटीपी कितना बनता है? ये सवाल है। क्या बनने वाले एटीपी की संख्या 24 एटीपी है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बनने वाली एटीपी की संख्या 8 एटीपी है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बनने वाले एटीपी की संख्या 38 एटीपी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 6 एटीपी है? इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास की साइकिल जब चलती है टोटल कितने एटीपी बनते हैं? यह बात आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताइएगा। हम चलते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिंदी होती है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है। कहां स्थित होता है यह सवाल है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या आउटर मेम्ब्रेन में या बाहरी झिल्ली में। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह इंटरनल क्रिस्टल चैम्बर में, आंतरिक क्रिस्टी कोष्ठ में। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इंटरनल मेम्ब्रेन में, क्या आंतरिक झिल्ली में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह मैट्रिक्स में होता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। बताइए हमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रक्रिया जिससे यहां भी ऊर्जा का उत्पादन होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यदि आपने पढ़ा होगा तो सही जवाब आप दे पाएंगे 8वें सवाल का। कमेंट सेक्शन में सही जवाब दीजिए। लीजिए 9वां सवाल। 9वां सवाल पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या ऑक्सीजन की। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या NADP की। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या FMN की। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या पायरुविक एसिड की। या पायरुविक अम्ल की। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यकता किसकी होती है, का ऑक्सीजन की, NADP की, FMN की या पायरुविक एसिड की। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और लीजिए आज के सेशन का अंतिम सवाल, 10वां सवाल। और सवाल है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते। यह है 10वां सवाल। क्या इनकी संख्या, एटीपी अणुओं की संख्या 12 होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या एटीपी की संख्या 15 एटीपी होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या एटीपी की संख्या 19 होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या एटीपी की संख्या 38 होती है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और बताइए हमें कि टोटल एटीपी बनेंगे कैसे। अब हम इसके बाद प्रत्येक सवाल के उत्तर बताने
और उसका डिस्कशन करने के लिए आपको पहले सवाल पर लिए चलते हैं। आइए पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा उसका डिस्कशन आपको बताते हैं। ग्लाइकोलिसिस का लक्षण क्या है? सबसे पहला तो यही बिंदु महत्वपूर्ण है कि ग्लाइकोलिसिस का लक्षण क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में यदि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कराई जाए तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड। ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए एक अणु ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु बन जाएंगे। मिल गया जवाब। और ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है या लक्षण है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। यह भी सवाल पूछा गया कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? तो याद रखना बच्चों, ये 2 होंगे, क्योंकि 3 और 3 इस तरह से 6 कार्बन का निर्माण होगा। आइए दूसरे सवाल पर, पौधों में ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? दूसरे सवाल में ऑक्सीश्वसन, पौधों में ऑक्सीश्वसन में जटिल पदार्थों के ऑक्सीकरण से 3 चीजें बनती हैं और वो 3 चीजें हैं, आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा की मात्रा बनती है। ये रासायनिक क्रिया ही लिखी हुई है। कंप्लीट रेस्पिरेशन में ये पूरी क्रिया लिखी हुई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का निर्माण होता है। यानी पौधों में यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन हो रहा है, शर्त याद रखिएगा, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होगा। तीसरा सवाल हमने पूछा, यद्यपि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है फिर भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है। तीसरे सवाल का सही जवाब होगा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती है। किसने छोड़ा? मनुष्य ने। अब ये बहुत सारी जनसंख्या है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रिया होती है पौधों में, वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया करके C6H12O6 बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इस वातावरण में बना रहता है। सही जवाब तीसरे का सी होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। समझ गए? आइए चौथे सवाल, किण्वन का एनारोबिक उत्पाद, यानी जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, हमें थकान लगती है और थकान का कारण जो है लैक्टिक एसिड होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। किण्वन क्या है? किण्वन है वह क्रिया है जिसमें अनाक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन हो कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल के साथ साथ कभी दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे ब्यूटेरिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड आदि बनते हैं। ये इसके अंतिम उत्पाद के सह उत्पाद बनते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। बच्चों पांचवा सवाल, ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन और एक होता है लाइट फास्फोरिलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। एक होता है ऑक्सीडेटिव, पहले नाम समझ लो, एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक होता है लाइट फास्फोरिलेशन।
फास्फोराइलेशन, लाइट फास्फोरिलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यह प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो ये वाली जो दूसरी वाली क्रिया है यह प्रकाश संश्लेषण से जुड़ेगी, अब पौधों में होगी। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया श्वसन से जुड़ेगी, ये इस चीज से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी यानी श्वसन। बच्चों, छठवां सवाल, कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत। आप जानते हो कि जब एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लेता है तो इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फेट और जुड़ जाता है और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है। यही होता है ऊर्जा का पैकेट, इसी में ऊर्जा संचित होती है। ये पूछ रहा है कोई भी कोशिका, कोई भी सेल यदि एक्टिव है, क्रियाशील है, तो इसका सामान्य स्रोत सिर्फ और सिर्फ एटीपी होगा, यानी इसका बी आंसर सही होगा। इसी को, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। यह भी सवाल पूछा गया, ऊर्जा मुद्रा, ये पैसा है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। सातवां सवाल हमारे सामने था, ईएमपी पाथ के दौरान कुल एटीपी का उत्पादन कितना होता है। सातवां सवाल, और कल भी ये सवाल था, इसके पहले वाले रेस्पिरेशन का जो वीडियो था उस पर भी ये सवाल था कि कुल एटीपी ईएमपी पाथवे में, इम्बेडेन मेरहा पार्नास के पाथ में कुल एटीपी की संख्या 8 होती है। याद कर लीजिएगा इसको। 8वां सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां स्थित होता है? बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक क्रिस्टी कोष्ठ में, या आंतरिक झिल्ली में, या मैट्रिक्स में। 8वां सवाल यह है, 8वें का सही जवाब होगा आंतरिक झिल्ली। चलिए आपको जल्दी से हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर दिखा देते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी दीवार है। इसकी जो दूसरी आंतरिक दीवार होती है वो जगह जगह इस तरह से घूम जाती है, देखते रहिए। और जो ये रचना बनाती है, जो अंदर फिंगर लाइक बनाती है, ये कहलाती है क्रिस्टी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रिस्टी में ये रचनाएं, आपको, आप विस्तार से इसको पढ़िएगा, ये जो रचनाएं होती हैं पैराक्सीसोम की होती हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी इसका सही जवाब होगा बाहरी झिल्ली नहीं बल्कि आंतरिक झिल्ली, जिस पर क्रिस्टी उपस्थित है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जुड़ता है। बच्चों, 9वां सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यदि एटीपी का निर्माण करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी चाहिए, तो एटीपी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है ये बात लिख लो, क्योंकि ये जरूरी रहेगा। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण के समय अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, ध्यान से सुनना, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करते हैं। ये इसका सही जवाब है, यानी ए इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों,
आज के सेशन का अंतिम सवाल, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी? ध्यान से सुन करके तब जवाब कीजिए 10वें सवाल का, और 10वें सवाल का सही जवाब होगा 12 एटीपी। ध्यान रखना, एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 12 एटीपी अणुओं का उत्पाद बनता है। आपकी किताब पर लिखा हुआ है, कैसे बना है ये भी आपकी किताब पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इस तरह से ये 10 सवाल आज के सेशन में हमने शामिल करके रेस्पिरेशन के चैप्टर को पूर्ण कर दिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का जो हमारे साथ लाइव रहे या बाद में इस सेशन को देखेंगे, सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।